नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कहानी जुनून किस्मत का फैसला के आगे के एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि कहानी का पूरा मजा ले सकें। यह कहानी हर नए एपिसोड के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है, जहां प्यार, जुनून, किस्मत और खतरनाक रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के आगे के सभी एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इस कहानी की पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं जुनून किस्मत का फैसला के आज के शानदार एपिसोड। सच का बाहर आना, आतिश का गुस्सा। प्रयागराज। समर जय रूही के कमरे से बाहर आ गए, लेकिन उनके दिल और दिमाग में वो लेटर निकल नहीं रहा था। उनके जाने के बाद रूही ने पर्स में से अपना फोन निकाला और खोलकर देखा, उस पर आतिश का कॉल आ रहा था। रूही ने जल्दी से आतिश का कॉल उठा लिया और कहा, हेलो इतिश। उधर से आतिश, जो कि पोर्च में अपनी कार के पास खड़ा था और उसने अभी अभी कार का दरवाजा खोला था, वो रूही की आवाज़ सुनकर जोर से दरवाजे को बंद किया। आतिश के हाथों की फूली हुई नशे गुस्से में और भी ज्यादा नजर आ रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। डोर की तेज आवाज से आतिश के सारे बाउंसर सहम कर खड़े हो गए। अगर रूही ने फोन उठाने में थोड़ी और देर की होती तो न जाने आतिश अभी क्या करता। वो अभी अपने जबड़े भींच कर बोला, कहा था तुम्हारा फोन 1 घंटे पहले पहुंच चुकी थी, तुम तो कॉल क्यों नहीं उठाया। आतिश की गुस्से भरी आवाज सुनकर रूही ने अपनी आंखें भींच ली। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अरसद के घर पर ही हूँ और ठीक हूँ। रूही की बात सुन अरसद ने अपनी एक हाथ की मुट्ठी को कसकर भींचते हुए कहा, कल तुम यहाँ वापस आ रही हो। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और कार का डोर खोलकर कार के अंदर पैसेंजर सीट पर अपने फोन को फेंका, फिर खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उधर रूही आतिश के फोन काटने के बाद फोन को देख रही थी। उसने चिढ़ते हुए अपने फोन को साइड में रखा, फिर खुद से कहा, ये क्या बात हुई, अपनी बात कही और फोन काट दिया। खड़ूस कही कि एक बार मेरी बात तो सुन लेते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। राजस्थान में आतिश तेजी से अपनी कार को निर्वाणा पैलेस से लेकर चला गया। उसके पीछे कई बाउंसर की गाड़ियां भी थी जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आतिश कार के अंदर बैठा, उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा था। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और ये गुस्सा रूही के फोन को न उठाने की वजह से आया था। उसकी बीमारी की वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था। अक्सर उसे दवाई का सहारा लेना पड़ता था, चूंकि ये दवाई वो सिर्फ रूही के सामने ही लेता था, वरना और कहीं भी उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। आतिश की पकड़ उसके स्टीयरिंग पर बेहद मजबूत थी। वो जितनी तेज कार को भगा रहा था, लग ही नहीं रहा था आतिश के रुकने के जरा भी इरादे थे। कुछ दूर जाकर आतिश ने अपनी कार रोकी। वो कोई क्लब था। आतिश के पीछे आती कार भी आतिश की कार के रुकते ही रुक गई। इस क्लब के एक कमरे में, जहां बाहर का शोर अंदर नहीं आ रहा था, वहां 2 शख्स बैठे हुए थे। दोनों ड्रिंक कर रहे थे। उनमें से एक शख्स ने ब्लू शूट और दूसरे शख्स ने ब्राउन सूट पहना हुआ था। दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। 2 लड़कियां टेबल पर वाइन की बोतल रख रही थी। वो दोनों शख्स उन लड़कियों को अपनी भूखी निगाहों से देख रहे थे। बेशक वो लड़कियां भी यहाँ उनकी भूख मिटाने ही आई थी, ये उनका काम था। वो दोनों उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी। इतने में ही कमरे के अंदर अचानक बाउंसर आ गए। वो दोनों शख्स उन्हें हैरानी से देखने लगे। उनकी मीटिंग प्राइवेट थी और ये रूम उन्होंने बुक किया था, इसलिए इतने सारे बाउंसर को देख उनका हैरान होना लाजमी था। ब्लू सूट पहना शख्स खड़े होकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या किसकी परमिशन से आए हो, जल्दी बाहर निकलो। वो अपनी खत्म करके रुका, तभी आतिश उस कमरे में दाखिल हुआ। ब्लू सूट वाला शख्स, जो उन सभी बाउंसर को बाहर जाने का इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ पलटा ही था, वो आतिश को देख हैरान रह गया। उसके होश ही उड़ चुके थे। कितने ही वक्त से वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था, मगर आखिर आज वो आतिश के सामने खड़ा था। वो बोला, ए यार। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से आतिश को देखकर कहा। वो कुछ वक्त पहले गुस्से से लाल था, मगर अब डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आतिश उस ब्लू सूट वाले की तरफ बढ़ रहा था। युग और दक्षिण उस कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के पास खड़े हो गए थे। आतिश के बाउंसर ने दरवाजा पहले हो बंद कर दिया था। वो दोनों लड़कियां जो यहाँ मौजूद थी, वो डर से सिमट कर खड़ी हो गई थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका था कि वहां उन चारों की घबराहट बढ़ गई थी। और सबसे ज्यादा घबरा रहा था वो शख्स जिसकी तरफ आतिश बढ़ रहा था। वो तेजी से पीछे जा रहा था, लेकिन उससे भी तेज थे आतिश के कदम जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसका चेहरा जितना सर्द था, उसकी आंखें उतनी ही लाल थी। आतिश ने उस शख्स के नज़दीक आकर उस शख्स को पकड़ा और उसका सिर पीछे दीवार पर मारा। 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे ही न जाने कितनी बार उसके सिर दीवार पर लगे शीशे पर मारा। शीशा टूटकर बिखर गया और कुछ टुकड़े उसके सिर पर धंस गए। वो दोनों लड़कियां ये देखकर चीखने लगी और दरवाजे की तरफ भागी थी। किसी वक्त आतिश ने उस शख्स को छोड़ा और अपने पीछे लगी गन निकालकर उस ब्राउन कोट पहने शख्स के सिर के बीचों बीच एक गोली मार दी।
वो शख्स कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही मर चुका था। वो किसी बेजान चीज की तरह सोफे पर गिर पड़ा। उन दोनों लड़कियों ने ये देखकर अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। आज से पहले ऐसा हादसा उन्होंने नहीं देखा था। वो सदमे में दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। आतिश ने उस गन को दोबारा अपनी पॉकेट में रखा और तभी 2 गोलियां और चली। ये आतिश के बाउंसर ने उन लड़कियों पर चलाई थी, वो भी अब दरवाजे के साइड में नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। ब्लू सूट पहना शख्स जमीन पर पड़ा था। उसका सिर बुरी तरह जख्मी था। खून उसके सिर से बहते हुए चेहरे पर बह रहा था और वो नीचे पड़ा तड़प रहा था। उसके अंदर की वाइट शर्ट भी लाल हो गई थी। वो बुरी तरह हाफ रहा था। आतिश उसके सामने चेयर पर बैठ गया। वो उस शख्स की तरफ झुका हुआ था। आतिश के चेहरा सर्द और उसकी आंखें जल रही थी। उनकी आग अभी भी बुझी नहीं थी। आतिश को देखकर उस शख्स ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आतिश ने एक रॉड उठाते हुए उसके एक सिरे को उस शख्स की चीन पर रखा, फिर कहा, वो फॉर्मूला कहाँ है? आतिश की आवाज़ बेहद गहरी और सर्द थी। उसकी नज़रों की तपिश बर्दाश्त करना उस शख्स के लिए बहुत मुश्किल था। उस शख्स ने अपना थूक गटकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। आतिश ने वो रॉड उसके चीन से हटा ली और उसे उसके कंधे पर रखते हुए उस रॉड से उसके कंधे पर दबाव बनाया। वो शख्स चीखने लगा। उस कंधे पर उस शख्स की पुरानी इंजरी थी जो किस हद तक हरी हो चुकी थी ये उसके चीखने से साफ मालूम पड़ रही थी। वो इंजरी बहुत पुरानी थी, शायद आतिश उस वक्त होगा भी नहीं, मगर फिर भी उसे उसकी इंजरी का पता था। आतिश ने अब उस रॉड को हटाया और उसे फेंक दिया। फिर एक सिगरेट को जलाकर उसके कस लेते हुए उसने अपनी पीठ को पीछे चेयर से टिकाया और उस शख्स से कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो फॉर्मूला कहाँ है? उस शख्स ने दर्द से बेहाल होते हुए अपना कंधा पकड़ा। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी थी। माथे पर दहशत की साए में आई पसीने की बूंदें थी। उस शख्स ने कहा, उसे तुम्हारी माँ ने बनाया था, उस पर खास तरह का लॉक लगाया है, उसे तुम भी नहीं छू सकते सिवाय एक लड़की के। पता नहीं वो लड़की कौन थी, वो अब जिंदा नहीं है, इसीलिए उस बॉक्स को अब कोई खोल नहीं सकता, तुम भी नहीं, और जब उसे खोल नहीं सकते तो क्यों उसे पाना चाहते हो? आतिश ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। वो शख्स आतिश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम भी उन लोगों की तरह हो जिन्होंने इस फॉर्मूले के लिए तुम्हारी माँ को और इरा को मार दिया। तुम तो बहुत प्यार करते थे उन दोनों से, तुम इतना बदल जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। उन लोगों को ढूंढने की बजाय तुम उस फॉर्मूले को ढूंढना चाहते हो। आतिश ने उसे देखते हुए कहा, तेरा बीबी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, अगर उसे वेंटिलेटर से हटा दिया तो जानता है क्या होगा? आतिश की बात सुनकर उस शख्स की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो यार। आतिश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, मैं कुछ ठीक कभी करता भी नहीं हूँ, उस फॉर्मूले के बारे में बता वरना तेरी बीबी तेरे साथ ही उपज जाएगी। उस शख्स ने जल्दी से कहा, मैं सच में नहीं जानता यार, मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मूला कहाँ है। उस वक्त लैब में चांदनी मैम के साथ और भी डॉक्टर थे जिनके बारे में सिर्फ चांदनी मैम जानती थी, मैं नहीं जानता था, मैं तो सिर्फ उनका असिस्टेंट था। आतिश ने उसे छोड़ दिया। उस शख्स ने आतिश के पैर पकड़कर कहा, मैंने सिर्फ उन लोगों को इरा मैम का पता दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो उन्हें मार देंगे। चांदनी मैम के साथ जो हुआ मुझे उस बारे में भी कुछ पता नहीं है, प्लीज़ मुझे और मेरी बीबी को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। आतिश चेयर से उठा, उसने उस शख्स को उसके कॉलर से पकड़ा और वैसे ही कमरे से बाहर ले गया। उस क्लब में मौजूद लोग जो सब मौज मस्ती कर रहे थे, उन्होंने जब आतिश को और उसकी पकड़ में मौजूद शख्स को किसी जानवर की तरह घसीटता देखा तो सब शांत हो हुए। वो सभी हैरानी और डर से एक तरफ सिमटने लगे। हर किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, सिर्फ सांसों की आवाज़ वहां गूंज रही थी। सब डर भरी नज़रों से आतिश और उस शख्स को देख रहे थे। प्रयाग। अगली सुबह के तकरीबन 6 बजे रूही गार्डन में थी। वो तैयार होकर गार्डन में खड़ी थी। उसने एक प्योर वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके नीचे एंकल से ऊपर तक का प्लाजो था। उस कुर्ते की स्लीव्स उसकी कोहनी तक आ रही थी। रूही की नज़र आसमान की तरफ थी। वो मुस्कुराते हुए उगते हुए सूरज को देख रही थी। सुबह सुबह का ये वक्त काफ़ी शांति और सुकून भरा होता था। रूही को सुबह का ये वक्त बहुत पसंद था। उससे कुछ दूसरी पर खड़ी 2 औरतें रूही को देख रही थी। ये यहाँ काम करने वाले स्टाफ में से एक ही थी। उस औरत ने दूसरी औरत से कहा, यही हमारी राजकुमारी है? तो दूसरी औरत ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ सुंदर है ना? दूसरी औरत की बात सुन पहली औरत ने कहा, राजकुमारी तो सभी सुंदर होती है, इनसे नया क्या है? गार्डन में अभी अभी आए दादाजी ने जब रूही को अकेले वहां खड़े देखा तो वो उसके पास आ गए। रूही उन्हें देखकर मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी ने मुस्कुराकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग, आप यहाँ अकेली खड़ी है, आपको कुछ चाहिए? उनकी बात सुनकर रूही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था। रूही सामने पेड़ की तरफ देखने लगी जो कि एक आम का पेड़ थे जिसकी डालियों पर आम लदे हुए थे। दादाजी ने रूही को आम के पेड़ की तरफ देखते देखा तो वो उससे बोले, हमारे साथ आइए। रूही ने सवालिया नजरों से कहा। दादाजी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। वो दोनों अब आम के पेड़ के नज़दीक खड़े थे। दादाजी ने इधर उधर ढूंढते हुए एक पत्थर उठाया और उसे एक डाली पर लगे आम की तरफ निशाना साधते हुए पत्थर को फेंका। एक ही बार में टूटकर कैरी नीचे गिर गई। रूही ने उन्हें हैरानी से देखा और कहा, वाह दादू, आपका निशान तो बहुत अच्छा था।
दादाजी जो आम उठा रहे थे वो रूही के मुंह से खुद के लिए दादू सुन एक पल के लिए रुक गए। अरशद भी उन्हें ऐसे ही बुलाता था। उन्होंने उस कैरी को अपनी शॉल से साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा निशाना तो बचपन से ही लाजवाब था, कोई भी मेरी तरह सटीक निशाना नहीं लगा सकता था। दादू ने अपने हाथ में पकड़ी केरी को रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने उसे लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है, आप वाकई बहुत अच्छे निशानेबाज है दादाजी। दादाजी ने रूही की बात सुनकर कहा, दादू बुलाया करो बेटा, तुम भी हमारे अरशद की तरह ही हो। दादाजी की बात सुनकर रूही ने हिचकिचा कर कहा, ठीक है। दादाजी ने रूही से कहा, चलो तुम भी निशाना लगाओ। रूही ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं दादू मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार लगाओ देखो कितना आसान है। रूही ने उनकी बात सुनकर एक पत्थर उठा लिया और जैसे जैसे दादाजी बता रहे थे रूही निशान लग रही थी। उसने भी जब पत्थर को डाली पर लगे पेड़ की तरफ फेंका तो एक कैरी टूटकर नीचे गिर गई। रूही ने उसे देखकर हैरानी से कहा, ये तो वाकई टूट गया। दादाजी ने उसकी बात सुनकर कहा, देखो मैंने कहा था न कि टूट जाएगा। अब वो दोनों पत्थर को उठा उठा कर कैरिया तोड़ रहे थे। अभी अभी अंदर से बाहर आई शैली जी जो कि तुलसी की तरफ जा रही थी। उन्होंने जब रूही और दादाजी को देखा तो वो हैरान रह गई। समर जय जो हाल में आए थे, उन्होंने जब शैली जी का हैरान चेहरा देखा तो उनके पास आ गए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ शैली? समर जय की बात सुनकर शैली ने उनकी तरफ देखा और उनका चेहरा घुमाते हुए कहा, वो देखिए। समर जय भी सामने की तरफ देखने लगे। उनका भी रिएक्शन शैली जी की तरह ही था। समर जय ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हैं, वो तो कभी इस पेड़ के आम किसी को नहीं देते। शैली ने उनकी बात सुनकर कहा, वही तो, वो इस पेड़ के आसपास भी कभी किसी को भटकने भी नहीं देते, लेकिन आज देखो वो खुद रूही के साथ मिलकर आम तोड़ रहे हैं। ये तो जादू हो गया। समर जय ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, सही कहा, ये पापा को आज क्या हो गया है। शैली ने दादाजी के चेहरे की हंसी देखकर मुस्कुरा कर कहा, लोग सही कहते हैं समर, बेटियां घरों को रोशन करती है, लोग यूं ही उन्हें दुआओं में नहीं मांगते। आप देख रहे हैं आज पापा कितने खुश हैं, मैंने आज से पहले उन्हें कभी इतना खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। शैली की बात सुनकर समर जय ने कहा, मैंने भी नहीं। शैली जो सामने देख रही थी वो समर जय की बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगी। समर जय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, माँ के जाने के बाद पापा हंसना मुस्कुराना छोड़ चुके थे, उन्होंने खुद को कैद कर लिया था। ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया था, इसलिए पापा कभी किसी को भी यहाँ आने नहीं देते। समर जय ने शैली से कहा, बच्चों को बुला लाइए, नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं रूही को बुला कर लाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शैली समर जय को रोकना चाहती थी मगर वो अपनी बात कहकर एक पल भी वहां नहीं रुके। शैली जीना में सिर हिलाकर चली गई। समर जय रूही और दादाजी की तरफ आ गए। दादाजी ने समर जय को देखा तो उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई, वो उनसे नजरें चुरा कर खड़े हो गए। दादाजी के बिहेव में चेंज देख रूही ने मुड़कर देखा, समर जय उसके पीछे ही खड़े थे। रूही ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। उद्धरण चिन्ह। रूही के मुंह से समर जय के लिए अंकल सुन दादाजी को अपने गुनाहों का एहसास होने लगा। उन्हें इस पल बहुत बुरा लगा। वो समर जय को देखने लगे जिसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। अगर सालों पहले उन्होंने वो गुनाह न किया होता तो रूही और इरावती यहाँ होते। समर जय ने रूही से कहा, आप यहाँ क्या कर रही है, अंदर नाश्ता लग चुका है, पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपको बाहर भी तो जाना है। उनकी बात सुनकर रूही ने कहा, जी अंकल। रूही आगे बढ़ने लगी तभी दादाजी ने कहा, ये ले जाओ। दादाजी ने अपनी शोल में रखे आम की तरफ इशारा किया तो रूही ने उन्हें मासूमियत से देखते हुए कहा, सारे ले जाऊं। रूही बातें और उसकी मासूमियत देख दादाजी हंसते हुए बोले, सब तुम्हारा ही है, जितने चाहे उतने ले सकती हो। समर जय भी बड़े प्यार से रूही को देख रहे थे। वो पहली दफ़ा अपनी बेटी से मिल रहे थे इसलिए उनकी नज़रें रूही पर ज़्यादा होती थी। वो उसकी बातें, उसकी खुशी और मासूमियत किसी को भी मिस नहीं करना चाहते थे। रूही ने वो सारी केरी उठाई और वहाँ से अंदर चली गई। समर जय ने एक गार्ड को इशारा किया तो वो अंदर चला गया। समर जय ने दादाजी से कहा, इस उम्र निशाना लगा रहा है, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो जुड़ भी नहीं पाएगा। समर जय की बात सुनकर दादाजी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, इतना दम है अभी मुझमें कि तुम्हें उठाकर पटक सकता हूँ। समर जय ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया जैसे मानो कोई मजाक हो। वो गार्ड भी अपने हाथ में एक शॉल लेकर आया। समर जय ने इस शॉल को दादाजी के कंधे पर डालते हुए कहा, चलिए चलकर नाश्ता कर लीजिए। समर जय वहां से चले गए। वही दादाजी ने उसे हैरानी से देखने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद अरशद, रूही, अनंत, मेहरराज, नैना और रुद्री ये सब बाहर घूमने के लिए चले गए। उनके पास उनका असाइनमेंट का सामान भी था। वो दोनों काम एक साथ करने वाले थे। कल रात को रूही ने आतिश से बात कर ली थी क्योंकि आतिश ने गुस्से में जल्दी कॉल काट दिया था। रूही भी उससे ठीक से बात नहीं कर पाई थी। घूमकर वो सभी शाम के वक्त वापस आए थे। डिनर का वक्त हो रहा था। शैली ने रूही से कहा, रूही डिनर का वक्त हो रहा है, आप अपने अंकल को बुला लाइए। रूही ने कहा, जी आंटी। शैली ने मुस्कुरा कर कहा, वो स्टडी रूम में है, वो सामने। उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रूही हमें सिर हिलाकर चली गई। वो स्टडी रूम में आए, वहां कोई नहीं था। रूही ने अंदर आकर एक दो बार आवाज दी, अंकल।
कोई आवाज नहीं आई तो रूही को लगा कि शायद यहाँ कोई नहीं है। वो जाने लगी मगर गलती से उससे टेबल पर रखी फाइल गिर गई। रूही ने उन्हें देखकर कहा, ओफ क्या करती है तू भी, ठीक से कोई काम नहीं कर सकती। रूही ने सारी फाइल समेटकर वापस टेबल पर रख दी। इत्तेफाक से रूही की नज़र उसी टेबल पर रखी अपनी माँ की फोटो पर गई जिसे अक्सर समर जय देखा करते थे, और अभी कुछ देर पहले भी वो इस फोटो को और उनके दिए लेटर को पढ़ रहे थे। एक कॉल आने पर वो सब कुछ टेबल पर रखा छोड़कर चले गए। वैसे भी इस स्टडी रूम में कोई उनके इजाज़त के बगैर नहीं आता था, इसलिए वो मुतमईन थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। मग इत्तेफाक से रूही यहाँ आ चुकी थी और उसके हाथ वो तस्वीर और वो लेटर दोनों लग चुके थे। रूही पहले तो अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव थे कि उसकी माँ की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। प्रयाग से उसकी माँ का कोई लेना देना नहीं था। कभी उसने अपने किसी करीबी शख्स से प्रयाग का या फिर प्रताप फैमिली का नाम नहीं सुना। फिर ऐसा क्या ताल्लुक था कि उसकी माँ की तस्वीर यहाँ थी। रूही ने उस फोटो को छोड़ वो लेटर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। जितनी दूर जाओगी उतने ही खुद के करीब पाओगी तुम मुझे। रात का वक्त, प्रयाग। लाल पीली हरी लाइटों से चमकता नैनी ब्रिज जिसके बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। चेहरे पर और आंखों में अजीब तरह के भाव और गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी मानो समंदर जितना पानी उसने उन आंखों में रोक रखा हो। बस एक चेहरा था उसके दिमाग में, एक औरत का चेहरा, उसकी माँ का चेहरा। जब भी वो चेहरा उसके दिमाग में आता उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता था। उस लड़की के नज़दीक ही उसका बैग रखा था। उसने एक वाइट कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लापरवाही से लहरा रहे थे। उसे इस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। यहाँ तक उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है रही थी, बस कहीं दूर जाना चाहती थी। रात का वक्त था, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी, वो ब्रिज सुनसान था। ये रूही थी, उसके एक हाथ में उसकी माँ की फ़ोटो और लेटर दोनों था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। उसे सारी बातें याद आ रही थी जो कुछ वक्त पहले गुजर चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अरसद उसे जानबूझकर प्रयाग लेकर आया था। वो सब कुछ पहले से जानता था, सिर्फ एक वही बेवकूफ़ थी जिसे कुछ भी पता नहीं था, जो उसके एक बार कहने पर बिना कुछ सोचे समझे चली आई थी। इस वक्त वो न जाने क्या सोच रही थी, मगर जाहिर है वो यहाँ से जाना चाहती थी, इस शहर से दूर जाना चाहती थी। इसी बीच उसके फ़ोन पर रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ से रूही होश में आई। उसने फ़ोन की चमकती स्क्रीन को देखा, उस पर आतिश शो हो रहा था। आतिश का नाम धीरे धीरे धुंधला होने लगा और कुछ ही देर में वो स्क्रीन गीली हो गई। फ़ोन रिंग होते होते कट गया। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसके आंसू पानी की तरह बहने लगे। वो बिना आवाज़ के रो रही थी, सिसक भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन रिंग हुआ। इस बार रूही ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर आंसू साफ किए, फिर फ़ोन उठा लिया और कहा, हेलो। पहले कुछ पलों के लिए आतिश की खामोशी की रूही के हाथ लगी, शायद रूही की बैठी आवाज़ की वजह से, जिसे सुनकर आतिश समझ गया था कि रूही के साथ क्या हुआ था। फिर वो अपनी शांत आवाज़ में बोला, कहाँ हो रूह? आतिश की बात सुनकर रूही ने कहा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर आई थी, उनके घर पर अच्छा नहीं लग रहा था। रूही अब चुप हो गई क्योंकि एक बार फिर उसका गला भर आया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें सामने की तरफ करते हुए कहा, आतिश मुझे वापस आना है, मुझे घर की याद आ रही है, आप कब आएंगे? उधर से आतिश ने कहा, तुम कहोगी तो अभी आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रूही के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जल्दी आना, और कॉल काट कर फ़ोन अपने हाथ में पकड़ लिया। रूही अपने दोनों हाथ समेट कर खड़ी हो गई, अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी वो। अचानक रूही को कुछ अजीब लगा। उसने अपने दाईं तरफ देखा जहां कुछ बाउंसर बड़ी बड़ी राइफल के साथ खड़े थे। उसका पहले ध्यान ही नहीं गया, वो यहाँ तब ही आए थे जब आतिश का पहला कॉल रिंग होकर कट गया था। रूही के चेहरे पर हैरानी के भाव उमड़ आए। उसने अपना चेहरा कुछ और उसी दिशा में मोड़ा तो वहां भी बाउंसर खड़े थे। रूही उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी क्योंकि वो दिन रात उसके साथ साई की तरह रहते थे। ये आतिश के बाउंसर थे। रूही ने अब पलट कर देखा, उसके बंधे हाथ खुले चुके थे। उसके की चेहरे की हैरानी अब भी वैसी थी। उसने ठीक पीछे एक ठीक ठाक दूरी पर आतिश खड़ा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिसे उसने अब अपनी पेंट की पॉकेट में रखा था। रूही उसे देख रही थी कि मानो उसे कोई इल्यूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि आतिश भला यहाँ क्यों होगा। लेकिन कुछ वक्त उसे समझ आया कि ये सिर्फ उसका इल्यूजन नहीं था, आतिश वाकई यहाँ था। और इस बात का एहसास होते ही रूही के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। उसके चलते चलते कदम कब दौड़ने लगे रूही को भी पता नहीं चला। वो आकर आतिश के गले लग गई। उसके दोनों हाथों ने पीछे आतिश के पीठ पर उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसने अपना सिर आतिश के सीने पर टिका लिया। आतिश ने कुछ नहीं कहा। उसने खामोशी से रूही को अपनी बाहों में समेट लिया। उसका एक हाथ उसके सर पर रखा था और दूसरा उसकी कमर पर। रूही ने अपना सिर उसके सीने से हटाकर कहा, आप यहाँ कब आए? आतिश ने उसकी गीली पलकों को देखते हुए कहा, अभी। रूही ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, अभी क्यों कही? कहते हुए वो एक पल रुकी, फिर उसे देखती रही और अचानक उसने कहा, आप जानते थे न आतिश, आपको तो मेरे बारे में सब पता होता है, तो ये बात भी आप जानते होंगे। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ पता न हो। रूही उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देते हुए गुस्से से कहा, सब जानते हुए भी आपने मुझे यहाँ आने दिया, चाहते क्या थे आप, क्यों आने दिया मुझे? वो लगातार आतिश के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दे रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ आतिश के मजबूत सीने पर जोर आजमा रहे थे। आतिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, तुम खुद आना चाहती थी रूह?
रूही ने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसे घूरा फिर कहा, हाँ आना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आप चाहते तो मुझे सब बता सकते थे लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, और वैसे भी आप कभी मुझे कुछ बताते कहा है, मैं तो आपके बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो कुछ भी न जानते हुए सब पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी, अब आप अपने रास्ते जाए और मैं अपने रास्ते। वो मुड़ गई और अपने बैग को पकड़ कर लेकर जाने लगी, तभी आतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने उसे घूर कर देखा, आतिश ने उसके हाथ से बैग छीना और उसे एक बाउंसर को दे दिया, बाउंसर उस बैग को लेकर चला गया। रूही ने हैरानी और गुस्से से कहा, ये मेरा बैग है, अरे रुको, वो मेरा बैग है, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? आतिश ने उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहा, चलो। रूही उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं जाना मुझे आपके साथ, जब तक आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। रूही ने आतिश से हाथ छुड़वा लिया। आज रूही मानो पूरे जोर पर थी, वो इस बात से काफ़ी नाराज थी कि आतिश ने उसे कुछ नहीं बताया, वो नहीं जानता होगा, ये रूही मान ही नहीं सकती थी, वो अब कोई नादान बच्ची नहीं थी जो इतनी सी बात न समझ सके। आतिश जो उसकी छोटी बात जानता था वो उससे जुड़ी इतनी बड़ी बात नहीं जानता होगा, ये रूही नहीं मान सकती, और इतना सब जानते हुए उसने उसे यहाँ आने दिया। इस बात से रूही को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रूही अपने बाप से बहुत नफरत करती थी, इतनी कि उसे नाजायज़ तक सुनना मंजूर था बजाय अपने बाप के नाम के। इस वक्त वो किस दर्द से गुजर रही थी ये शायद ही कोई समझ सकता था। वो एक पल नहीं रुक पाए वहाँ, इसलिए किसी से बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर घर से बाहर आ गई, ऐसे जैसे अगर वो वहाँ एक पल भी रुकेगी तो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसे किसी से कुछ नहीं कहना था, उसे किसी से कोई सवाल नहीं करना था। उसका मन अब उन लोगों से इतना उचट चुका था कि वो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और अब सवाल करने के लिए बचा क्या था? जिसके लिए वो लड़ती वो तो उसके पास ही नहीं थी, फिर उनके मरने के बाद क्या बचा था? जो आज हुआ उसे रूही ने अपने सपने में नहीं सोचा था उसने कि वो कभी ऐसे उस इंसान के सामने आ जाएगी जिसे वो देखना तक पसंद नहीं करती। रूही को बस यही सोचकर गुस्सा बढ़ रहा था, असल में तो वो रोना चाहती थी मगर वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तक नहीं रोई थी। मगर आतिश का काल देख न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पाई थी। हालांकि उसके आंसू के बाहर आने की वजह तब तक ही थे जब तक वो अकेली थी, लेकिन अब आतिश था तो इन आंसुओं को बाहर आने की कोई वजह नहीं बची। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसके सामने वो अपना दुख भूल जाता है। रूही की जिंदगी में भी था वो शख्स, उसका पति आतिश। रूही के पास बस एक वही तो था जिसे वो अपना कह सकती थी, इसलिए वो उसे नाराजगी गुस्सा सब जताती थी। जानती थी कि वो अगर कुछ कहेगी तो आतिश उसे जज नहीं करेगा। नैनी ब्रिज पर आतिश और रूही ही मौजूद थे और इक्का दुक्का लोग जो उनसे थोड़े फासले पर थे। वहां का नज़ारा अलग था। रूही गुस्से और नाराजगी से आतिश से चेहरा फेर कर खड़ी थी। उसने सोच लिया था कि आतिश जब तक उसे जवाब नहीं देगा वो नहीं जाएगी। रूही का गुस्सा भी किसी ब्लास्ट से कम नहीं था, वो अक्सर गुस्से में कई बड़े बड़े कारनामे कर चुकी थी, लेकिन उसे जल्दी गुस्सा आता नहीं था। आतिश ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कसकर पकड़ते हुए कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। रूही जो गुस्से में थी वो आतिश की बात से कंफ्यूज हो गई। वो उलझन से झुंझलाते हुए बोली, और दोनों में क्या डिफरेंस है? आतिश ने उसे कार में बैठाते हुए कहा, वो सोचना तुम्हारा काम है। आतिश ने कार का डोर बंद कर दिया। रूही ने बंद दरवाजे को देखा, यहाँ आतिश भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रूही ने कुछ नहीं कहा, वो बस आतिश से चेहरा फेर कर बाहर देख रही थी। आतिश ने कार स्टार्ट की तो रूही ने कहा, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं वाकई आपको छोड़कर चली जाऊंगी। आतिश ने कुछ नहीं, वो बस तिरछा मुस्कुरा दिया। वो जाएगी और आतिश उसे जाने देगा, इतना आसान था क्या? और अगर था भी तो मुश्किल बनाना आतिश के लिए कौन सा बड़ा काम था? आतिश से दूर जाना रूही के हाथ में कभी था ही नहीं, वो हमेशा आतिश के हाथ में था, क्योंकि रूही के हाथ में होता तो ये शादी कभी हुई नहीं होती। आतिश ने एक झटके से स्टीयरिंग को घुमाया तो रूही आतिश के ऊपर ही गिर गई। उसने आतिश की बाजू को पकड़ लिया, रूही के बाल उसके चेहरे पर आकर बिखर गए। रूही ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। 1-2 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, उसके आंखों के सामने आतिश की सफ़ेद शर्ट थी। रूही झट से पीछे हो गई, तभी आतिश ने उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम मेरे बिना ठीक से बैठ भी नहीं सकती और दूर जाने की बात कर रही हो? आतिश की बात सुन रूही ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आतिश ने भी अपनी नज़रें उठाकर रूही को देखा, फिर उसके पास ही सीट पर अपना एक हाथ रखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ गया। रूही पीछे हो गई और उसका सिर पीछे सीट से जाकर लग गया। आतिश रूही के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर रुका। उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी चीन को पकड़ा, फिर अपने अंगूठे को उसके होठों के आसपास घुमाते हुए उसकी हेजल आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, जितनी दूर जाओगी उतने ही खुद के करीब पाओगी तुम मुझे, बेहद करीब। तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, रूह मौत भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आतिश की आवाज़ धीमी और उतनी ही सर्द थी जो रूही की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी जो गहरी और इंटेंस थी। रूही सीट से चिपकी हुई थी और आतिश उसके ऊपर था। रूही उसके लंबे चौड़े शरीर के आगे छुप चुकी थी। आतिश अब पीछे हट गया और अपनी सीट पर ठीक से बैठते हुए उसने दोबारा कार स्टार्ट कर दी।
और स्टीयरिंग को घुमाते हुए कार को मोड़ लिया। रूही ने सामने रास्ते को देखा, फिर खिड़की की तरफ अपना चेहरा करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में आतिश की कार एक विला के सामने आकर रुकी। आतिश कार से बाहर आया। एक बाउंसर रूही की तरफ का डोर खोलने लगा तो आतिश ने उसे मना कर दिया और खुद आकर डोर खोलने लगा। उसने कार का डोर आराम से खोला और खोलते ही अपना हाथ आगे लगा दिया। रूही का सिर आतिश के हाथ पर आकर लगा। वो जानता था कि रूही सो रही थी। रूही सुबह से घर से बाहर ही थी। असाइनमेंट के चक्कर में वो सभी के साथ बिना रुके इधर उधर घूम रही थी और रात को वापस आने के बाद उसने कोई आराम नहीं किया था। फिर इतना बड़ा सच उसके सामने आया था। स्ट्रेस और थकान की वजह से उसे आंखें बंद करते ही नींद आ गई थी। हालांकि नींद में जाने से पहले वो अनंत को मैसेज कर चुकी थी कि वो आतिश के साथ थी ताकि वो सब उसके लिए परेशान न हो। आतिश ने ठीक से रूही का सिर वापस सीट पर टिकाया, फिर झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और अंदर लेकर चला गया। रूही का सिर आतिश के सीने पर रखा था। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। आतिश उसे लेकर एक कमरे में आ गया जिसका इंटीरियर डिजाइन निर्वाणा पैलेस में मौजूद उनके कमरे की तरह ही था। आतिश ने रूही को बेड पर लेटाया, फिर उसके हाथ में पहनी वॉच को उतार कर उसे टेबल पर रख दिया, फिर उसकी सैंडल उतार दिए। उसने रूही के सिर पर हाथ रखा। रूही का टेम्परेचर नॉर्मल था। आतिश ने रूही को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गई। आतिश ने लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर आ गया। उसने रेलिंग से नीचे देखा। नीचे समर जय बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। आतिश के कदमों की आवाज़ से उनका ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया। आतिश उन्हें देखता हुआ कर नीचे आ रहा था। वो आकर उनके सामने खड़ा हो गया। समर जय आतिश को देखते रह गए। जब वो आखिरी बार उससे मिले थे तब आतिश सिर्फ 4 साल था और आज वो उनसे भी लंबा हो चुका था। समर जय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ एक चमक आ गई, लेकिन वो चमक उनके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं रही। ऐसा बहुत कुछ याद आ गया उन्हें जिसने उनकी चेहरे की मुस्कुराहट और चमक दोनों ने छीन ली। रूही से ज्यादा तो आतिश नफरत करता होगा उनसे और ये बात शायद समर जय को मालूम थी। वो आतिश का सामना कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए मजबूर हो गए थे कि उन्हें आतिश के सामने आना पड़ा। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, रूही कैसी है आतिश? आतिश ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक नहीं है और ये आप बेहतर जानते हैं मिस्टर प्रताप। आतिश के मुंह से खुद के लिए मिस्टर प्रताप सुन समर जय उसे देखने लगे। वो बोले, मामा हूँ तुम्हारा। आतिश भूल गए हमारे बीच क्या रिश्ता है? आतिश ने उन्हें देखते हुए आराम से कहा, मेरी बीबी के अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर प्रताप। आतिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न तो कोई खुशी न कोई दर्द, मानो जैसे उसे सामने वाले शख्स से कोई फर्क न पड़ता हो। सही कहा था उन्होंने, रिश्ते में चांदनी उनकी बहन थी। चांदनी की वजह से ही इरा और समर जय एक दूसरे से मिले थे, लेकिन समर जय ने जो इरा के साथ किया उसके बाद चांदनी ने उनके साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए और समर जय ने भी कभी कोशिश नहीं की उनसे मिलने की, सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से, क्योंकि वो चांदनी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे इसलिए हर किसी से दूर हो गए। समर जय ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है आतिश, मैं जानता हूँ मेरी गलती है लेकिन मैं मजबूर था। आतिश ने उन्हें अपनी सर्द आंखों से देखा और एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तक मजबूरी मतलब नहीं समझे आप। बेटी के सामने होते हुए भी उसे आप अपनी बेटी नहीं कह सकते, इसे मजबूरी कहते हैं मिस्टर प्रताप। आतिश की बात सुनकर समर जय ने उसे हैरानी से देखा। उन्होंने कहा, ये सब? आतिश के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हर गलती की माफ़ी नहीं होती और जो आपने किया है उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। समर जय उससे नजरें चुराने लगे। उनकी एक गलती उन पर इस कदर हावी पड़ेगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आतिश सच कह रहा था, वो इतने भी मजबूर नहीं थे कि एक बार भी इरादती से सच न कह सके। वाकई मजबूरी का सही मतलब आज उन्हें समझ आया था। समर जय ने धीमी आवाज में आतिश से कहा, मैं एक बार रूही से। आतिश ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जा सकते हैं आप। आतिश मुड़कर जाने लगा तो समर जय ने आतिश से कहा, मेरी बेटी है वो आतिश। उनकी आवाज में तड़प थी रूही के लिए और उनकी ये तड़प आतिश के सुकून थी। आज तो वो किसी हाल में उन्हें रूही से नहीं मिलने देगा। वो सीढ़ियों तक पहुंचा था कि उनकी बात सुनकर आतिश के कदम रुके। उसने कहा, और मेरी बीबी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही समर जय आतिश को परेशानी से देखने लगे। वो रूही को न जानते हो मगर आतिश को बहुत अच्छे से जानते थे। उसके जिद्दीपन से वाकिफ थे। वो इसलिए जानते थे कि अगर पूरी रात भी यहाँ रुके तो भी आतिश उन्हें रूही से मिलने नहीं देगा। उन्होंने एक आखिरी दफा सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर वो विला से बाहर आ गए। इधर आतिश अपने कमरे की बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में उसकी सिगरेट थी जिसके कस ले रहा था। वो उसका धुआं उड़कर हवाओं में घुल रहा था। आतिश की नजरें नीचे समर जय पर बनी थी। आतिश के लिए सारे रिश्ते अब इस धुएं की तरह थे जो मौजूद थे, मगर उसकी जिंदगी में उनका कोई वजूद नहीं था सिवाय एक रिश्ते के, और वो था रूही से जुड़ा रिश्ता। सिवाय उसके दूसरा कोई भी आतिश के लिए जरूरी नहीं था। आतिश ने समर जय को देखते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है समर जय प्रताप सिंह। आतिश की आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी। शुरुआत हो चुकी थी आतिश के बदले की, जिसका पहला शिकार समर जय प्रताप हुए थे। जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा, ये आतिश का हिसाब था। अतीत का किस्सा, समर जय के गुस्सा। रात का वक्त, समर जय ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। उनके दोनों हाथ कार की स्टीयरिंग पर रखे थे और उनकी नज़र सामने खाली रास्तों पर टिकी थी। कुछ देर पहले का वाकया उनके जहन में घूमने लगा जब वो राजमहल पहुंचे थे।
फ्लैशबैक। समर जय बाहर से राजमहल के अंदर आए। राजमहल के अंदर शैली जी और दादाजी सोफे पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी भरी शिकन थी। उनके साथ ही रुद्री, अनंत, मिहिर, राज और नैना सब परेशान थे। वो सब सोफे के नजदीक ही खड़े थे। समर जय ने सबके चेहरे देख शैली जी के नजदीक जाकर कहा, क्या हुआ शैली, सब ठीक है ना? समर जय की आवाज़ सुन शैली ने उनकी तरफ देखा। वो खड़े होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कहाँ थे आप, कब से कॉल कर रही थी मैं आपको, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? समर जय ने कहा, मैं किसी से बात कर रहा था इसलिए तुम्हारे कॉल का पता नहीं चला, लेकिन हुआ क्या है, तुम परेशान क्यों हो? समर जय नासमझी से उन्हें देखने लगे। उनकी बात सुन शैली ने सकुचाते हुए परेशानी से कहा, रूही रूही नहीं मिल रही है। शैली की बात सुनकर समर जय ने उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं मिल रही है क्या मतलब, यही कहीं होगी, ठीक से देखो। शैली ने बेचैनी से कहा, सब ढूंढ रहे हैं उसे, समर पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने तो उसे आपके स्टडी रूम में भेजा था आपको बुलाने के लिए, जब काफ़ी देर बाद भी वो नहीं आई तो मैं गई आप दोनों को देखने के लिए, लेकिन वहाँ न तो आप थे और न ही रूही। शैली की बात सुनकर समर जय के चेहरे का रंग बदल गया। वो अपनी हैरान आंखों से उन्हें देखते हुए बोले, स्टडी रूम में क्यों भेजा उसे वहाँ तो? समर जय फौरन स्टडी रूम की तरफ जाने लगे। उन्हें याद था कि वो इरा की तस्वीर और उस लेटर को टेबल पर ही छोड़ आए थे। वो डर गए थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि रूही ने वो लेटर पढ़ लिया है, तभी वो यहाँ नहीं रुकी और चली गई। वो रूही को सच बताना जरूर चाहते थे, मगर ऐसे नहीं, ऐसे तो वो गलत बन जाएंगे। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था रूही पहले से ही उन्हें गलत समझती थी। वही अनंत, मिहिर, रुद्री, राज और नैना उन्हें उलझी नज़रों से देख रहे थे। यहाँ ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो सभी समर जय को देख रहे थे। समर जय सीढ़ियों तक पहुंचे उससे पहले ही अरशद सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, मॉम। अरशद तेजी से नीचे आया। उसने समर जय को देखा तो वो एक पल देर किए बिना उनके पास आकर बोला, डैड, रूही का सामान उसके कमरे में नहीं है, वो अपना सामान लेकर चली गई। अरशद की बात सुन समर जय के कदम ढीले पड़ गए। वो लड़खड़ा गए तो उन्हें अरशद, अनंत और मिहिर ने पकड़ लिया। दादाजी भी सोफे से उठ खड़े हो गए। शैली जी ने भी समर जय को पकड़ लिया। समर, शैली जी ने उन्हें पकड़कर कहा। अरशद ने समर जय को सोफे पर बैठाते हुए बोले, डैड आराम से। रुद्री, अनंत, मिहिर, राज और नैना उन सभी को नासमझी से देख रहे थे। ये क्या हो रहा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। रूही के लिए उनका रवैया शुरू से अलग था, ये बात उन सभी को समझ आ रही थी, मगर अब लग रहा था जैसे जो वो लोग सोच रहे थे बात उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। अनंत ने उन सभी को देखकर कहा, आप लोगों का रूही से क्या रिश्ता है? जिस तरह से रूही इस घर से गई और जिस तरह रूही के जाने से समर जय के ये हाल हो रहा था, अनंत के मन में यही ख्याल आया था कि क्या प्रताप फैमिली रूही को पहले से जानती थी और शायद रूही को इस बात का कोई इल्म नहीं था, इसलिए उसने सीधे सीधे वही सवाल पूछ लिया जो उसके मन में था। अनंत की बात सुनकर अरशद ने समर जय की तरफ देखा, फिर अनंत को देखते हुए कहा, वो डैड की और इरा आंटी की बेटी है। अरशद की बात सुनकर उन सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे मानो उन्हें यकीन ही न हो रहा हो। सब एक दूसरे को देखने लगे, खासकर रुद्री, अनंत और मिहिर। वो तीनों अच्छे से जानते थे कि रूही को अपने बाप को किस हद तक नफरत थी कि वो कभी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। उन्होंने रूही की नफरत को महसूस किया था। अब रूही के अचानक जाने से उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी। मिहिर ने एक गहरी सांस लेकर कुछ हैरानी से अरशद से कहा, तुम्हें ये कब पता चला? मिहिर की बात सुनकर अरशद ने कहा, उसने मुझे अपने बारे में बताया, जब हम साथ बैठे थे तभी मुझे पता चला। मैंने डीएनए टेस्ट भी कराया, हमारा 50% डीएनए मैच करता है। अरशद की बात से समझ आया उन्हें कि क्यों अरशद रूही के लिए बदल गया और क्यों अरशद ने रूही से खुद को भाई बुलाने के लिए कहा था। मगर हाँ, डीएनए वाली बात ने उन्हें सोच में जरूर डाल दिया कि ये अरशद ने टेस्ट कैसे कराया होगा। खैर, मिहिर ने अनंत को देखा और अनंत ने उसे। उन सभी को रूही की फिक्र हो रही थी। जाहिर है रूही के जाने के मकसद साफ था, वो सच जान चुकी थी और जिस तरह से समर जय अपने स्टडी रूम की तरफ भागकर जा रहे थे, उसने इस बात पर मानो मोहर लगाने का काम किया था कि रूही ने वहाँ कुछ तो जरूर देखा था। सोफे पर बैठे समर जय ने उठते हुए कहा, मेरी बेटी बाहर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, हमें उसे ढूंढना होगा। गार्ड से गाड़ी निकलवाने को कहो, हम खुद जाएंगे अपनी बेटी को ढूंढने। समर जय की बात सुन अनंत और मिहिर ने एक दूसरे से नजरें हटाई कि तभी अनंत का फोन रिंग हुआ। ये एक मैसेज की टोन थी। अनंत ने अपना फोन चेक किया, उस पर रूही का मैसेज था। अनंत ने समर जय को रोकते हुए कहा, अंकल एक मिनट, रूही का मैसेज है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। समर जय ने अनंत की बात सुनकर रुक गए और उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। अरशद ने अनंत को देखते हुए कहा, कहाँ है वो, घर नहीं आएगी? अरशद की बात सुन अनंत ने कहा, वो भाई के साथ है। अनंत की बात सुनकर रुद्री ने उससे कहा, भाई उसे लेने आए हैं। अनंत रूही की बातों का कोई जवाब देता उससे पहले दादाजी ने कहा, तुम्हारे भाई हमारी पोती को लेने क्यों आया है, उसका तुम्हारे भाई से क्या ताल्लुक? दादाजी ने जो सवाल किया वो अरशद, शैली और समर जय तीनों के मन में था। अरशद को भी कुछ नहीं पता था क्योंकि रूही ने उसे कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। हाँ, अगर कुछ वक्त और गुजरता तो शायद रूही अरशद को अपनी शादी की बात बता देती। समर जय अब भी परेशान थे अपनी बेटी को लेकर, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे।
दादाजी की बात सुनकर रुद्री ने अनंत और मिहिर को देखा। अब चूंकि वो रूही की फैमिली थी तो उन्हें कुछ भी छुपाना सही नहीं लगा, इसलिए मिहिर ने कहा, दादाजी वो रूही की शादी हो चुकी है हमारे भाई से। रूही की शादी की खबर समरजय और बाकी फैमिली के लिए हैरान करने वाली बात थी। समरजय के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और उन्हें पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं इस बात ने उन्हें कुछ गुस्से में डाल दिए थे। उनके चेहरे के भाव ऐसे ही थे कि मानो उन्हें ये बात पसंद ना आई हो। अरशद ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, क्या शादी रूही की कब, मुझे तो नहीं पता चला। अरशद चौंकता हुआ बोला, क्योंकि इतने वक्त तक वो रूही के साथ था लेकिन आज तक उसे रूही की शादी की खबर नहीं लगी। ये उसके लिए हैरत वाली बात थी। अरशद की बात सुनकर रुद्री ने कहा, उसकी शादी को 1 महीना हो गया है। तुम्हें नहीं पता था? क्योंकि रूही नहीं चाहती थी कि उसकी शादी के बारे में किसी को पता चले। रुद्री की बात सुनकर समरजय ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सख्ती से कहा, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? रुद्री ने हिचकिचाकर कहा, आतिश रानावत। आतिश का नाम सुनकर समरजय ने चौंकते हुए अचानक ही कहा, तुम अभय रानावत की पोती हो? रुद्री ने हाँ मैं सिर कर कहा, जी मैं वीरेंद्र रानावत की बेटी हूँ। वीरेंद्र का जिक्र सुन समरजय के चेहरे पर नापसंदगी के भाव आ गए, गुस्सा उसके जहन में आ गया। वही अरशद समरजय से बोला, डैड आप उन्हें जानते हैं, रूही के हस्बैंड को? समरजय ने अरशद को देखते हुए हाँ मैं सिर हिलाकर कहा, हाँ वो मेरी बहन का बेटा है। शैली ने समरजय की बात सुनकर उनकी तरफ बढ़ते हुए सवालिया नजरों से कहा, समर लेकिन आपकी कोई बहन नहीं है? शैली की बात सुन दादाजी ने कहा, वो उसकी सगी बहन नहीं है, वो समरजय की मौसी की बेटी है चांदनी। हम लोगों के बीच दुश्मनी थी मगर समरजय और चांदनी के बीच सगे भाई बहन जैसा रिश्ता था। दादाजी की बातों ने सबको हैरानी से बाहर निकाला। दुश्मनी थी इसलिए शैली को कुछ नहीं पता चला। हालांकि कई बार समरजय ने उनके सामने अपनी मासी और उनकी बेटी का जिक्र किया था जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मगर कभी नाम नहीं लिया, इसलिए शैली इस वक्त पहचान नहीं पाई। समरजय कुछ सोचकर घर से बाहर आ चले गए। शैली ने उन्हें देख कहा, ये कहाँ जा रहे हैं? अरशद शैली जी से बोला, मैं देखता हूँ मॉम। अरशद अपनी के कंधे पर थपथपा कर समरजय के पीछे बाहर आ गया। फ्लैशबैक एंड समरजय की कार राजमहल के सामने आकर रुकी। समरजय भी अपनी सोच से बाहर आए। वो गाड़ी से उतरे और थके कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गए। अरशद, दादाजी, शैली, अनंत, मिहिर सब उनका इंतजार कर रहे थे। समरजय को देख शैली उनके पास आकर बोली, क्या हुआ आतिश और रूही आए हैं आपके साथ? समरजय ने नम सिर हिलाकर कहा, नहीं आए, वो दोनों नफरत है करते हैं मुझसे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। शैली की आंखें नमी से भर गई और ये नमी उन्हें समरजय की हालत देखकर आई थी। दादाजी ने समरजय की तरफ बढ़े तो समरजय ने उन्हें हाथ दिखाकर आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, खुश हो जाए महेंद्र प्रताप सिंह, आप जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ है। आपकी कोशिश ने कमाल कर दिया, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं थी पापा, बस एक गोली मेरे सीने में चला देते, इतना काफी था। शायद आप मुझे जिंदा लाश बनते हुए देखना चाहते थे, है न? तो देखिए आज आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई पापा। समरजय इतना कहकर उन्हें अपनी गुस्से भरी दर्द से छलकती आंखों से देखते रहे, फिर एक पल के लिए भी रुके बिना वहां से चले गए। दादाजी स्तब्ध खड़े रह गए, मानो किसी ने उनकी जान सोख ली हो। ऐसा कुछ तो समरजय ने तब भी नहीं कहा था जब उन्होंने समरजय को शैली के साथ सोने पर मजबूर कर दिया था, और तब भी नहीं जब उन्होंने समरजय को शैली से शादी करने पर मजबूर किया था। लेकिन आज समरजय के बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। जिससे वो प्यार करते थे वो उनके पास नहीं थी। उनकी बेटी, उनकी बहन और उनका अजीज आतिश, उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर वो टूट चुके थे। दादाजी से बात तो उन्होंने बहुत पहले ही बंद दी थी, मगर अपनी दिल की बात आज उनसे कही थी। शैली जी समरजय के पीछे चली गई। अरशद ने दादाजी को पकड़ा और कहा, दादू। दादाजी ने अरशद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उससे हाथ छुड़ाकर जाने लगे मगर तभी लड़खड़ाकर गिर गए। अरशद तेज चीखा, दादू। अनंत, मिहिर और राज भी आगे आ गया। उन लोगों ने दादाजी को उठाया। अनंत ने अरशद से कहा, दादाजी को कमरे में ले जाओ। अरशद ने हाँ मैं सिर हिला दिया। वो उन्हें कमरे की तरफ लेकर चला गया। इधर शैली समरजय के पीछे कमरे में आ गई थी। समरजय बेड पर बैठे हुए थे। शैली ने उनके पास आकर कहा, समर, ये आप पापा से कैसे बात करके आए हैं? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, सोचा है आपने? समरजय ने एक नज़र भी शैली की तरफ नहीं देखा। वो वैसे ही बुत बने बैठे रहे। शैली जी उनके पास आकर उनके पास बैठते हुए बोली, समर, मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन समरजय ने उनकी बात काट कर कहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा शैली, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। उन्होंने शैली की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तरस आ रहा है खुद पर, मैंने कितना कुछ खो दिया। आज तक मुझे इस बात की भनक नहीं लगी। आज जब आतिश को देखा तो समझ आया कि समरजय अंदर से कितना खोखला हो चुका है। तुम्हें पता है, आतिश से मैं जब भी मिलता था आतिश के चेहरे पर हमेशा पर एक चमक होती थी। हमारे बीच घंटों बातें होती थी, हम चेस खेलते थे, घूमने जाते थे। मैं सिर्फ उसका मामा नहीं था बल्कि उसका दोस्त था। लेकिन आज जब मिला तो उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसने मुझे रूही से भी नहीं मिलने दिया और जाते वक्त एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इरा का सामना कैसे करूंगा, वो किस नज़र से देखेगी मुझे। तुम ठीक थी, मुझे इस वक्त उसके पास जाना चाहिए था। समरजय की हालत देखकर शैली आंखें नम हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा नहीं है समरजय, वो तुम्हें माफ कर देगी। देखना।
समर जय ने शैली जी की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर कहा, वो मुझे माफ कर भी दे तो भी मैं खुद को माफ नहीं कर सकता शैली। शैली जी के चेहरे पर दर्द भरे भाव उभर आए। उन्होंने कहा, समर आपकी गलती नहीं है, आप खुद उस वक्त नशे में थे, आपको नहीं पता था कि आपके कमरे में कौन है, जो हुआ वो अनजाने में हुआ। 24 साल पहले जब समर जय ने दादाजी से इरा के बारे में बताया तो उन्होंने इरा के लिए साफ इनकार कर दिया। वो पहले से ही शैली को उनके लिए पसंद कर चुके थे। दादाजी किसी भी सूरत में इरावती ठाकुर को अपने खानदान में शामिल नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह कहीं न कहीं उनकी दुश्मनी ही थी। इरा और चांदनी दोनों के खानदान से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए वो इस शादी से इनकार कर रहे थे। और हर बार इनकार की वजह से समर जय ने खुद को उनके राजमहल से दूर रखने से फैसला किया। वो सब कुछ छोड़ना चाहते थे जो कि दादाजी बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो पहले ही अपनी विरासत समर जय को सौंपना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया और समर जय से कहा कि वो उन्हें इरा से मिलाए। समर जय उनकी बात खुशी खुशी मान गए। इसी बीच दादाजी ने एक दिन शैली को अपने घर बुलाया। शैली और समर जय पहले से ही दोस्त थे, इसलिए उनके आने से समर जय को जरा एहसास नहीं हुआ कि शैली की मौजूदगी किसी साजिश के तहत थी। उसी रात दादाजी ने शैली और समर जय दोनों को नशे की दवाई दी थी। ये काम उनके कुछ खास लोगों ने किया था। वो चाहते थे कि किसी भी तरह शैली और समर जय एक दूसरे के करीब आ जाए। कोई रास्ता न दिखने पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। अगली सुबह बहुत कुछ बदल चुका था। समर जय ने शैली से सारी बातें साफ की, साथ ही उन्हें अपने और इरा के बारे में बता दिया। शैली ने भी उस वक्त उनकी हालत को समझा, जबकि वो खुद भी इस साजिश की शिकार हुई थी। कुछ दिनों में समर जय को पता चला कि ये सब दादाजी ने किया है, तो वो घर छोड़कर इरावती के पास चले गए, लेकिन वो कभी उन्हें सच नहीं बता पाए। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने घर छोड़ने की। वजह उन्होंने इरावती को कुछ और ही बताई थी, क्योंकि वो जानते थे कि चांदनी के साथ जो हुआ उसका असर सिर्फ चांदनी पर नहीं इरावती पर भी हुआ था। इरावती को धोखे के नाम से नफरत हो चुकी थी। उन्हें डर था कि कहीं इरावती उन्हें धोखेबाज न समझने लगे। वही दादाजी किसी भी तरह समर जय को वापस लाना चाहते थे और ठीक 2 महीने बाद उन्हें वो रास्ता भी मिल गया। जब उन्हें पता चला कि शैली प्रेग्नेंट थी, उन्होंने ये खबर समर जय तक पहुंचा दी और समर जय को जब इस बात की भनक लगी तो वो परेशान रहने लगे। भी उन्होंने इस वक्त भी इरा को कुछ नहीं बताया और आखिर में एक रात बिना कुछ कहे वो प्रयाग लौट आए। बस उनकी गलती यही थी कि वो सच छुपाते रहे। वो मजबूर नहीं थे, उन्होंने खुद को मजबूर बनाया था। शैली से शादी करने से पहले भी उन्होंने इरा एक बार भी बात नहीं की। वो ऐसे प्रयाग लौटे थे कि फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। काश कि उन्होंने उस वक्त इरा को सब बता दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। चीजें आज से बहुत अलग होती और बहुत बेहतर होती। शायद रूही भी उनके पास होती। खैर, अब जो होना था हो चुका था और अब आगे वो होगा जो आतिश ने सोचा हुआ था। सुबह का वक्त, विला पर एक कमरे में जहां रूही सो रही थी, उसकी आंख अब खुलने लगी। उसने आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि वो बेहद मजबूत से शिकंजे में फंसी हुई थी। रूही ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोल ली। उसके आंखों के सामने किसी की ब्राउन टी शर्ट थी। रूही ने अपना सिर उठाकर देखा, आतिश सो रहा था। उसे देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र कमरे में चारों तरफ घूमी, लेकिन ज्यों ही बालकनी की तरफ उसकी नज़र घूमी तो वो समझ गई कि ये उसका घर का कमरा नहीं था। और इसी के साथ उसे कल की सारी बातें भी एक साथ याद आ गई। उसने आतिश को देखा, फिर उसके बाहों से निकलने कोशिश करने लगी। वो उसका हाथ हटाने जा ही रही थी कि तभी कुछ सोचकर रुक गई। वो चाहेगी तब भी आतिश का हाथ हटा नहीं पाएगी। इसका एक सीधा सा इलाज यही था कि रूही उसे जगा दे। मेरी मम्मा मुझे बचपन में हो छोड़कर जा चुकी है। अगली सुबह, विला पर कमरे में रूही आतिश के गिरफ्त में लेटी थी। रूही ने आतिश के को देखा, वो सो रहा था। उसने आतिश के बाजू पर हाथ रखकर कहा, इतिश, इतिश उठिए। आतिश ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। ये महसूस कर रूही ने उसे घूर कर देखा। उसका अंदाजा सही था, वो जग रहा था। रूही अभी भी उससे नाराज थी। जब तक कि आतिश उसकी बात न माने तब तक तो वो नाराज ही रहने वाली थी। आतिश की मजबूत पकड़ पर रूही ने उसकी बाजू को हिलाते हुए कहा, छोड़िए इतिश, मुझे अब नींद नहीं आ रही है। आपको सोना है तो आप अकेले सो सकते हैं। आतिश ने कोई हरकत नहीं की और न ही अपनी पकड़ ढीली की। रूही उसके जवाब के इंतजार में थी जो उसे नहीं मिला। वो चीढ़कर अब उसके हाथ को हटाने लगी। बेशक इस कोशिश का कोई मतलब नहीं था, ये बेकार थी, लेकिन रूही के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रूही उसकी उंगलियों को अपनी कमर से हटाने लगी। वो जैसे ही एक उंगली छोड़कर दूसरी उंगली उठाने जाती, आतिश पहली उंगली को दोबारा उसकी कमर पर रख लेता था। परेशान होकर रूही ने चिढ़ते हुए आतिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अब क्या मेरे उठने पर भी अपनी मर्जी चलाएंगे? मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। रूही इतना कहकर आतिश को देखने लगी। आतिश अभी भी आंखें बंद करके लेटा था। रूही अब कंफ्यूज हो गई कि वो जग रहा था या सो रहा था। उसने कुछ पल रुककर आतिश का चेहरा देखा, मगर मजाल थी कि रूही की उलझन जरा भी सुलझी हो। रूही ने आतिश के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, इतिश। तभी आतिश ने उसे अपने करीब खींच लिया। रूही को अब गुस्सा आ रहा था। उसने वार्निंग देते हुए कहा, इतिश, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए वरना। रूही की वार्निंग सुन आतिश ने आखिर कुछ लफ्ज कहे, वरना क्या?
आतिश की आंखें अभी भी बंद थी, उसके चेहरे पर सुकून वाले भाव थे, बिल्कुल शांत और स्थिर चेहरा था उसका। उसकी आवाज़ में भी बहुत ठहराव था। कभी कभी आतिश की आवाज़ कानों में घुलती हुई सी महसूस होती थी, खासकर रूही को तो बेशक महसूस होती थी, मगर आज ऐसा नहीं था। आज आतिश ने रूही को इतना चिढ़ा दिया था कि रूही अब उसकी आवाज़ सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, वरना मैं जो करूँगी वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रूही की बात सुनकर आतिश ने आंखें बंद करे लापरवाही से कहा, ठीक है। उसे तो जैसे रूही के गुस्से से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कहने के साथ ही आतिश ने अपनी बाहों को तंग कर लिया। रूही ने दांत पीसकर आतिश को देखा। सुबह सुबह वो उसे गुस्सा दिलाए जा रहा था, न जाने क्या चाहता था आज आतिश। रूही ने एक गहरी सांस लेकर उसके सीने पर ही सिर रख लिया और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ 1-2 मिनट बाद रूही ने अपना सिर उठाकर आतिश को देखा, फिर कुछ सोचकर वो थोड़ा सा ऊपर उठी और उसकी गर्दन के पास झुककर अपने दांत को उसने आतिश की गर्दन पर गड़ा दिए। आतिश ने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वाकई उसे अंदाजा नहीं था कि रूही ऐसा भी कुछ कर सकती थी। आतिश की पकड़ कर उसकी कमर पर ढीली हो गई। रूही अब दूर हटी। उसने जैसे ही आतिश की खुली आंखें देखी तो वो अपनी नज़रें उससे चुराने लगी और बोली, मजबूर आपने ही किया था। इतना कहकर रूही उठने लगी, लेकिन वो उठ पाती उससे पहले ही आतिश ने अपनी पकड़ को तंग करते हुए उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, और मुझे तुमने। रूही, जिसे कुछ पल लगे ये समझने में कि आतिश ने अभी क्या किया, वो आतिश की बात सुनकर उसे नासमझी से देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसे आतिश की गर्म सांसें अपने गर्दन के पास महसूस हुई तो रूही समझ गई कि आतिश क्या कहना चाहता था। वो कुछ कहने वाली थी कि उसका कहना सिसकी में बदल गया। रूही ने दर्द से आंखें भींच ली। रूही ने आतिश को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया तो आतिश ने उसे आंखें बंद करने पर। आतिश ने थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने दिए निशान को देखा और जहां उसके दांतों के निशान साफ चमक रहे थे, आतिश ने दोबारा झुककर वहां अपने होंठ रख दिए। रूही को जलन का एहसास हुआ, इसलिए वो उसके होठों की छुअन पर भी सिसक पड़ी। आतिश अब उससे दूर नहीं जा पा रहा था। रूही की खुशबू अब उसके सांस के जरिए उसका जहन में बैठ रही थी। आतिश ने उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए एक लंबी गहरी सांस ली, मानो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। रूही की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। आतिश ने उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को मिलाते हुए बेड पर रखकर उसकी हथेली को कसकर पकड़ लिया और अपनी जुनून भरी शिद्दतों से रूही को बेबस कर दिया। रूही की पलकें गीली हो गई, उसकी आंखें कसकर भींची हुई थी। उसका हाथ जो आतिश के हाथों की गिरफ्त में था, रूही उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर आतिश ने उसे आज़ाद होने ही नहीं दिया। आतिश का दूसरा हाथ रूही के कुर्ते के अंदर उसकी कमर पर रखा था, जो धीरे धीरे फिसल रही थी। रूही की सांसें तेज हो चुकी थी। रूही का चेहरा लाल हो चुका था। मदहोशी का रंग आतिश के ऊपर तो था, अब रूही के ऊपर भी चढ़ने लगा था। आतिश ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाल रूही के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बंद थी, सांसें थोड़ी चढ़ी हुई थी और पलकें भी गीली थी। रूही ने अपनी आंखें खोली और पलकें झपकाते हुए आतिश को देखा। आतिश ने उसकी भीगी पलकों को देखा, फिर उसकी नज़रें फिसलकर उसके होठों पर गई, जो कुछ बोलने की सूरत में नहीं थी। आतिश ने एक पल गवाए बिना ही उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूही इन लम्हों के बीच अपनी नाराजगी भी भूल गई थी। उसके दिमाग पर अभी आतिश का कब्जा था। उसे याद ही नहीं रही न तो कल की बातें और न ही आतिश के साथ हुई उसकी बहस। कुछ ही वक्त में आतिश की टी शर्ट फ्लो पर पड़ी थी, साथ ही रूही की कुर्ती भी फ्लो पर पड़ी थी। रूही की आंखें कसकर बंद थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, तो वही आतिश की मस्क्यूलर पीठ भी पसीने से चमक रही थी। रूही का दिया लव बाइट आतिश के गर्दन पर चमक रहा था। कमरे की शांति में रूही की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। 2-3 घंटे बाद कमरे में सिर्फ रूही सो रही थी। आतिश कमरे में नहीं था, वो नीचे था। रूही की आंख अब खुलने लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर कर इधर उधर देखा, फिर वो अंगड़ाई लेकर उठ गई। उसने बालकनी की तरफ देखा, तेज धूप निकल आई थी। रूही ने टाइम देखा, 12 बज चुके थे। रूही ने टाइम देखकर कहा, 12 बज गए। रूही जल्दी बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद रूही कमरे में आई। उसने एक स्किन कलर का सूट पहना था, आगे से उसका गला वी शेप का था। उसके हाथ में दुपट्टा था, जिसे उसने सोफे पर रख दिया। रूही का चेहरा चमक रहा था, आज वो थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूही ने मिरर में खुद को देखा। उसके गर्दन पर आतिश के दिए निशान नजर आ रहे थे, जो अब नीले हो चुके थे और कुछ तो सूट में छुप गए थे। उन्हें देखकर रूही का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्सा, शर्म, वो सब कुछ एक साथ महसूस कर रही थी। उसने इन निशानों को छुपाया, फिर अपने लंबे बालों की चोटी बना ली। उन बालों में से एक छोटी सी लट उसके बालों से निकलकर गालों पर झूल रही थी। उसने सिंदूर लगाया और अपने दुपट्टे को कंधे पर डाला। तभी कमरे का डोर खुला। खाने की टेबल के साथ आतिश कमरे के अंदर आया। ये टेबल वही लेकर आया था। आज खाने की डिश थोड़ी सी अलग थी, हल्दी भी और थोड़ा टेस्टी भी। ये सब कुछ बनाया भी उसी ने था। रूही ने उसे देखा, वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी कि उसे अपनी कल की नाराजगी याद आ गई। रूही को लगा कि वो अगर बोलना शुरू कर देगी तो शायद आतिश उसकी बात ना माने, इसलिए वो उससे बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से गुजरने लगी। वो आतिश के नज़दीक से होकर एक कदम आगे बढ़ी कि आतिश ने उसका हाथ पकड़ा। रूही के कदम रुक हुए। आतिश ने रूही को अपने सामने करते हुए कहा, ब्रेकफास्ट रूही ने उसे देखा और टेबल को फिर दोबारा आतिश को देखते हुए कहा, नहीं खाना। रूही आतिश से अपना हाथ छुड़ाने लगी। आतिश टेबल से हाथ हटाते हुए उसे सोफे की तरफ लेकर आया। रूही ने उससे कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। आतिश ने उसे सोफे पर बैठाकर अपना एक हाथ उसके नज़दीक ही सोफे पर रखा और उसके करीब ही झुकते हुए कहा, नाराज हो?
तो रूही ने उसे देखते हुए नाराजगी से कहा, नहीं खुश हूं, आप मुझे कुछ नहीं बताते, इस बात पर तो मुझे खुश होना चाहिए। आतिश ने एक गहरी सांस लेकर सीधे खड़े होकर अपने हाथ बांधते हुए कहा, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। आतिश की बात सुनकर रूही ने खड़े होते हुए कहा, आप सच में मुझे सब बताएंगे। रूही की आंखों में हैरानी थी, इतनी जल्दी आतिश ने उसकी बात कभी नहीं मानी थी। वही आतिश ने हाँ मैं अपनी पलकें झपका दी तो रूही ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पूछना, जब मुझे याद आएगा तब मैं आपसे जो सवाल करूंगी आपको मुझे बताना होगा। वाकई रूही के मन में अभी कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसे आतिश से जानना हो। आतिश ने मुड़कर खाने की प्लेट को टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। रूही सोफे पर बैठ गई। आतिश ने एक प्लेट में खाना लगा दिया। रूही ने जब एक ही प्लेट देखी तो वो और प्लेट देखने लगी, लेकिन उसे कहीं दिखी नहीं। वो समझ गई कि आतिश एक ही प्लेट लाया था। रूही कुछ कहती उससे पहले आतिश ने कहा, एक ही है। रूही ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। आतिश ने प्लेट की तरफ इशारा किया तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो उसी प्लेट से खाना खाने लगी। रूही ने आतिश से कहा, आपने कोई नया स्टाफ रखा है? ये खाना किसने बनाया है? आतिश ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा, मैंने। रूही ने शायद आतिश की बात ठीक से सुनी नहीं थी। उसने कहा, ओह अच्छा। कुछ 1-2 मिनट बाद उसने आतिश की बातों पर गौर करा। उसे जैसे समझ आया उसने आतिश की तरफ देखते हुए झट से कहा, आपने? आतिश ने उसके चौंकते चेहरे को देखा। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसे आतिश की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। आतिश जो पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा अपनी कॉफी पी रहा था, उसने अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर से हटाया और कॉफी कप को टेबल पर रखकर रूही की तरफ झुक गया। अचानक आतिश के आगे आने पर रूही थोड़ा पीछे हो गई, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे मजीद और पीछे होने से रोक लिया। आतिश उसकी हेजल आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैंने। रूही ने उसे देखकर फिर प्लेट की तरफ देखकर न में सिर हिलाकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप सच में खाना बना लेते हैं। रूही ने चमकती आंखों से बड़ी मासूमियत से आतिश को देखा। आतिश ने रूही की चमकती आंखों पर गौर किया। ये मासूमियत सिर्फ उसके सामने ही नजर आती थी और ये मासूमियत आतिश के होठों पर एक मुस्कुराहट ले आई थी। उसने कहा, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। उसने रूही को अपने करीब खींचा। आतिश की बात सुनकर रूही के होठों पर शर्म भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी नजरें चुराते हुए झूठी नाराजगी से उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है, अब मैं कुछ खा लूँ। आतिश ने उसे छोड़ दिया। रूही अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी। हालांकि रूही को तो वाकई यकीन नहीं था कि आतिश इतना टेस्टी खाना बना सकता था। ये खाना उसके बनाए खाने से भी ज्यादा टेस्टी थी और बिना तेल मसाले के इतना अच्छा खाना बनाना वाकई एक चैलेंज था। कुछ देर बाद रूही गार्डन में आई। उसने अपने बालों को पीछे किया तो उसका ब्रेसलेट उसके बालों में फंस गया। रूही उसे निकालने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर अपनी कार के पास खड़े अरशद के ऊपर गई। अरशद को देख रूही के चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती नजर आने लगी। वो वापस जाने लगी, तभी अरशद की नज़र उस पर पड़ गई। अरशद चीखकर बोला, रूही मेरी बात सुनो। रूही के कदम रुक गए, लेकिन फिर वो दोबारा अंदर बढ़ने लगी तो एक बार फिर अरशद की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रूही प्लीज़, दादाजी की तबीयत भी खराब हो गई है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। रूही ने पलटकर आतिश को देखा, फिर बाउंसर को देखते हुए कहा, आने दो उसे। बाउंसर ने रूही की बात सुनकर गेट खोल दिए। अरशद अंदर आ गया। वो रूही के नज़दीक आकर बोला, तुम ठीक हो? उसने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाया तो रूही ने कहा, क्यों आए हो, वजह बताओ और जाओ यहाँ से। रूही की बेरुखी से भरी बातें सुन अरशद का हाथ बीच में रुक गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और कहा, रूही तुम्हें प्रयाग में अपनी मर्जी से लेकर आया था, इसमें डैड की गलती नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो तुम्हें और इरा आंटी को घर लाना चाहते हैं। तुम एक बार मेरे साथ चलकर डैड से मिल लो, वो बहुत परेशान है। अरशद की बात सुनकर रूही ने कहा, तो मैं क्या करूं, किसी की परेशानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ। रूही की बात सुनकर एक पल के लिए अरशद हैरान जरूर हुआ, क्योंकि जैसा उसने रूही को देखा था वो ऐसी नहीं थी जिस रूही को वो जानता था। वो रूही तो किसी अनजान शख्स की परेशानी को भी अपनी परेशानी समझकर उसका साथ देने से कतराती नहीं थी, और आज जब बात उसके खुद के पिता की आई तो वो इस कदर पत्थर दिल हो गई। अरशद हैरानी से रूही से कहा, रूही वो हमारे डैड है। अरशद की बात सुनकर रूही ने जरा गुस्से भरी आवाज में उससे कहा, वो तुम्हारे डैड है अरशद, मेरे नहीं, इसलिए ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझसे मत जोड़ो। रूही वहां से जाने लगी तो अरशद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रूही होश में आओ, डैड बहुत परेशान है, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन दोनों को सिर्फ तुमसे मिलना है, प्लीज रूही चलो मेरे साथ, तुम सब ठीक कर सकती हो वरना सब खराब हो जाएगा। अरशद की बात सुन रूही को वो पल याद आने लगा जब कई बार उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। तब उसे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वो भी कितनी परेशान होंगी, वो भी तो याद करती होंगी उसके डैड को, लेकिन उस वक्त उनके पास तो कोई नहीं आया। ये सब सोचकर रूही का दिल समर जय की तरफ से और भी पत्थर का हो गया। उसने अरशद के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो हो जाने दो, सब खराब हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रूही की बात सुनकर अरशद ने गुस्से से कहा, रूही वो डैड है हमारे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ जानता हूँ उन्होंने गलती की थी, शायद बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी बहुत याद किया है इरा आंटी को, वो अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। डैड को जब पता चला कि उनकी एक बेटी है तो वो बहुत खुश हुए थे, तुमसे मिलना चाहते थे। रूही गलती हुई है डैड से, मगर इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। वो खुद एक ट्रैप में फंसे थे। और चलो माना कि डैड ने मिलने की कोशिश नहीं की, तो क्या इरा आंटी एक बार उनसे मिलने नहीं आ सकती थी? क्या एक बार वो कोशिश नहीं कर सकती थी? तुम भी तो खुश हो ना अपनी मॉम के साथ। क्या तुम्हारी मॉम ने एक बार भी सच जानने की कोशिश की? गलती क्या सिर्फ डैड की है? इरा आंटी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो रूही, लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी नादान हो। खैर तुमसे बात करना बेकार है, मैं इरा आंटी के पास जाऊंगा, उनसे जवाब मांगूंगा। अरशद गुस्से से रूही को देख वहां से जाने के लिए मुड़ा, तभी रूही ने कहा, नहीं मान पाओगे। इस बार रूही की आवाज में गुस्सा नहीं था, न ही कोई नाराजगी थी, एक बेजान सी आवाज थी जिसमें सिर्फ दर्द था। रूही की बात सुनकर अरशद नासमझी से मुड़कर रूही को देखा। रूही ने भी अपनी छलकती लाल आंखों से उसे देखा और कहा, उन्हें इतना वक्त नहीं मिला अरशद की वो सही गलत का पता कर सके। अरशद को रूही की बातें मानो समझ में नहीं आ रही थी, या फिर वो समझना नहीं चाहता था। उसने कहा, रूही मुझे साफ साफ बताओ कहाँ है इरा आंटी? अरशद की बात सुनकर रूही ने गुस्से से कहा, मर चुकी है वो। जब तुम अपने मॉम डैड के साथ थे तब मैं अकेली थी, मेरी ममा मुझे बचपन में हो छोड़कर जा चुकी है। अरशद प्रताप सिंह। अरशद हैरान होकर चौंकते हुए रूही को देख रहा था, मानो उसे यकीन न हो रहा हो। अरशद को तो जैसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे, तभी किसी की आवाज आई, क्या कहा? अरशद और रूही दोनों की नज़रें वहां चली गई। वहां समरजय थे। वो समरजय को देखकर अरशद की आंखों में दर्द उभर आए, तो वही रूही की आंखों में गुस्सा और नफरत। समरजय को इस वक्त रूही की नफरत दिखाई नहीं दे रही थी, उनके कानों में बार बार रूही की आवाज गूंज रही थी। वो रूही के पास आकर बोले, रूही मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, इरा ने तुमसे ये सब कहने को कहा ना, वो ऐसा ही करती है, ये सब झूठ है ना? रूही ने समरजय को देखा और अपने दांत भींचते हुए कहा, मेरी ममा का नाम भी नहीं लेंगे आप मिस्टर प्रताप। रूही की बात सुनकर समरजय ने उसे पछतावे से देखते हुए कहा, रूही मुझे सच बताओ, मेरी इरा? समरजय की जुबान पर एक बार और इरा का नाम सुनकर रूही ने चीखते हुए कहा, आपकी नहीं है वो, मेरी ममा है, और मेरी ममा से आपका कोई रिश्ता नहीं है। रूही की बात सुनकर अरशद ने कहा, रूही? तो रूही ने उसे गुस्से से देखा। इस बार रूही की आंखें मानो जल रही थी। उसने अरशद से कहा, तुम्हारे डैड को कोई हक नहीं है मेरी ममा के बारे में जानने का, तो इनसे कह दो कि मेरी ममा का नाम न ले, और जितना हो सके मुझसे मेरी ममा से और उनके नाम से दूर रहे, जैसे सालों पहले हो गए थे। रूही अरशद को देखकर वहां से चली गई। वो वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी। तुम इंसान हो या शैतान? आतिश रानावत। सुबह का वक्त। इरा की मौत की खबर से समरजय के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अरशद के लिए भी ये यकीन न आने वाली बात थी। अचानक ही उसे इतनी बड़ी बात पता चल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद अब उसे असल में रूही की नफरत की वजह पता चली थी। समरजय अपनी कार लेकर वहां से जा चुके थे। अरशद उनके पीछे था। वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर समरजय उसकी बात सुने बिना ही चले गए। इधर आतिश कब से रेलिंग के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। अरशद का आना, रूही के साथ उसकी बहस, और समरजय का आना फिर उनका जाना। आतिश सब कुछ रेलिंग पर खड़ा होकर देख रहा था। अंदर आकर रूही अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। उसका सिर सोफे के हेड रेस्ट पर रखा था और वो एक हरे भरे प्लांट को निहार रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल सुस्त नजर आ रही थी। उसका दुपट्टा उसके कंधे पर न होकर नीचे लटक रहा था, जिसका अंदाजा शायद रूही को नहीं था। उसके दिमाग में उसकी माँ के ख्याल थे और कुछ अरशद की बातें भी। उसे अपने कहे का अफसोस नहीं था, मगर वो खुश भी नहीं थी। जब उसे जरूरत थी तब उसके पास कोई नहीं आया था, और अब जब रूही को कुछ नहीं चाहिए तब सब उसके पास वापस आना चाहते थे। रूही के जहन उसके तरह तरह के ख्यालों से घिरा था कि उसी वक्त आतिश बालकनी में आया। वो कुछ पल दरवाजे पर रुककर रूही को देखने लगा। रूही अपनी सोच में ऐसे डूबी थी कि रूही को आतिश के कदमों की आवाज़ सुनाई न दी, वरना तो वो उसकी आहट भी पहचान लेती थी। आतिश ने आगे बढ़कर रूही के आगे आते बालों को कान के पीछे किया सिर, तो रूही ने अपना सिर उठाकर आतिश को देखा। वो सोफे से उठ खड़ी हो गई। उसने आतिश से कहा, इतिश अब वापस चले। रूही अब मजीद और नहीं रुकना चाहती थी। आतिश ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद रूही और आतिश अपनी कार में बैठे थे। उनका कार का काफिला विला से निकल चुका था। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी। वो जा तो रही थी, लेकिन दादू की तबीयत का ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसे अपने ऊपर बोझ जैसा महसूस हो रहा था, जैसे उनकी तबीयत उसकी वजह से ही खराब हुई हो। रूही ने नज़र घुमाकर आतिश को देखा, फिर कहा, इतिश अरशद कह रहा था कि दादू की तबीयत खराब है। रूही ने इतना कहा कि कार अचानक ही रुक गई। कार के रुकने से रूही उलझन से कार को देखा, फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने पलटकर आतिश को देखते हुए कहा, ये। आतिश ने उसकी बात काटकर कार का डोर अनलॉक करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यही आना चाहती थी? वो लोग राजमहल आए थे। उनकी कार महल के बाहर ही खड़ी थी। आतिश ने कार से बाहर आकर रूही की तरफ का डोर खोला। रूही ने आतिश को देखा, फिर कार से बाहर आ गई।
उसने सही कहा था कि वो वाकई दादाजी से मिलना चाहती थी। हालांकि पहले वो थोड़ी कंफ्यूज जरूर थी, लेकिन अब शायद कुछ उलझन तो सुलझ चुकी थी। रूही ने सोच लिया था कि ये आखिरी बार था, वो जाने से पहले बस एक बार दादाजी से मिलेगी और फिर यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। आतिश रूही का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला गया। उसके पीछे उसके बाउंसर उसके पीछे ही अंदर बढ़ गए और कुछ बाहर ही खड़े थे। आतिश और रूही हाल में सोफे शैली जी, रुद्री, नैना, अनंत, मिहिर और राज पहले से ही मौजूद थे। शैली जी कुछ परेशान नजर आ रही थी। रूही और आतिश को देख वो खड़ी हो गई, बाकी सब भी उन दोनों देखने लगे। शैली जी रूही के देख खुश होकर उसके नजदीक बढ़ गई। वो उससे बोली, रूही तुम आ गई, हम तुम्हारा कितना। कहते हुए उनकी नज़र आतिश पर पड़ी तो उनके कदम के रुकने के साथ उनके लफ्ज भी खामोश हो गए थे। रूही और आतिश को साथ देख उन्हें समझते देर न लगी कि यही आतिश रानावत था। शैली जी आतिश को देख थोड़ी घबराए और हिचकिचा गई थी। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि राजमहल के गार्ड भी आतिश को रोकने की हिम्मत न कर पाए। वो दूर ही खड़े उसे जाता देखते रहे। आतिश का मौजूद होना ही लोगों की नींव हिलाने के लिए काफ़ी होता था। उसके आने से दहशत अपना आप माहौल में घुल जाती थी। ये तो उसका साया थी जो उसके साथ चलती थी। शैली ने आतिश को देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, आतिश आप। आतिश ने उनकी बात काट कर कहा, महेंद्र प्रताप कहाँ है। दादाजी का नाम लेने पर शैली जी ने आतिश को हैरानी देखा। इतनी बेअदबी से आज तक किसी ने दादाजी का नाम नहीं लिया था। इनफैक्ट उनका नाम लेने की हिम्मत भी बहुत कम लोग कर पाते थे। खासकर उनके महल में खड़े होकर दादाजी के खिलाफ जाने वाला तो कोई नहीं था। इसलिए आतिश के नाम लेने पर वो बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने आतिश से कहा, पापा अपने कमरे में है। शैली जी की बात सुनकर रूही ने उनसे जल्दी से कहा, हम बस उनसे मिलने आए हैं, उनकी तबीयत खराब थी शायद। रूही भी थोड़ी हैरान थी आतिश के लहजे पर, लेकिन उसे ज्यादा धक्का नहीं लगा क्योंकि वो जानती थी आतिश सिवाय खुद के किसी और को इतनी इज्जत नहीं देता, बल्कि बिल्कुल नहीं देता। वो खुद के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। अभय रानावत से भी वो इसी लहजे में बात करता था, इसलिए रूही कुछ पल के लिए उसे देखने जरूर लगी थी, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो चुकी थी। हालांकि दूसरी और आखिरी शख्स सिर्फ वो थी जिससे आतिश आराम से बात करता था। आतिश की आंखों में उसके लिए इज्जत नजर आती थी जिसे कोई भी शख्स आसानी से देख सकता था। रूही की बात सुन शैली जी ने हाँ में सिर हिला दिया। रूही दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ गई और आतिश उसके पीछे बढ़ गया। शैली जी रूही को देखने लगी, फिर उन्होंने अपनी नज़रें दरवाजे पर कर ली। अरसद और समर जय अभी तक वापस नहीं आए थे। पहले तो उन्हें लगा कि वो रूही के साथ आए होंगे, लेकिन रूही और आतिश को अकेले देख वो समझ गई कि वो अभी तक आए नहीं है। इधर रूही दादाजी के कमरे में आ गई। दादाजी जो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, उनका सिर चेयर के हेड रेस्ट पर टिका था, उनकी आंखें बंद थी। उनके सामने टेबल पर उनकी दवाइयां रखी थी जिसे शैली जी ने अभी अभी उन्हें दी थी। उसी के नज़दीक उनका फ़ोन भी रखा था। दादाजी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बिना दरवाजे की तरफ देखे बोले, शैली मुझे खाना नहीं खाना, मैं पहले रूही से मिलूंगा, उसे सब। दादाजी आगे कुछ कहते उससे पहले ही रूही बोली, दादू। दादाजी ने रूही की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। वो मुड़कर पीछे देखने लगे। दरवाजे पर रूही को देख उन्हें पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो रूही को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। वो उठने लगे तो रूही ने जल्दी से उनकी तरफ आते हुए कहा, बैठे रहिए, आपकी तबीयत खराब है। दादाजी ने रूही के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, रूही मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम्हें हम सब से नफरत है। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। चाहे तो कोई भी सजा दे दो, गलती तो मेरी है। मैंने ही तुम्हारी माँ को समर जय से दूर किया था, सारी मेरी गलती है। समर जय ने कुछ नहीं किया, तुम उसे। रूही ने उनकी बात काटते हुए बिना किसी भाव से कहा, मैं सिर्फ यहाँ आपको देखने आई थी, कोई सफाई सुनने नहीं आई थी। किसकी गलती थी किसकी नहीं ये अब मुझे नहीं जानना। जब जानना चाहती थी तब किसी ने बताया नहीं, और अब मेरे पास कोई वजह नहीं है ये जानने की। आप ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रूही की बात सुनकर दादाजी ने रूही को देखते हुए बेबसी से देखते हुए कहा, क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती रूही। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ने उम्मीद से रूही को देखा। वो जानते थे वो स्वार्थी बन रहे थे, लेकिन अब समर जय की हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी गलती की भुगतान अपने बेटे को नहीं करने दे सकते थे। रूही ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, क्या आप सब पहले जैसा कर सकते हैं, मुझे मेरा बचपन लौटा सकते हैं। रूही ने दादाजी को देखा जिनकी नज़रें झुक चुकी थी, जिसे देखकर रूही ने कहा, मुझे लगा था कि आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब है, बस इसलिए मैं यहाँ आई थी, वरना नहीं आती। रूही ने अपनी भीगी पलकों को झपकाते हुए कहा। वो दादाजी की सारी उम्मीद तोड़ते हुए अपनी बात कह गई। दादाजी दिल में दर्द हुआ, मगर वो जानते थे कि जो उन्होंने बोया है वो वही काट रहे हैं। उन्हें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि जो वो कर रहे उसका अंजाम ऐसा कुछ हो सकता था। कुछ यादें जिंदगी भर के लिए पछतावा छोड़ जाती है, और ऐसा ही दादाजी के साथ हो रहा था। समर जय की हालत और रूही की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था, लेकिन वो चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच आतिश कमरे में आया। उसने दादाजी के हाथों के रूही के हाथों को छुड़ाया और रूही से आराम से कहा, तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। रूही हमें सिर हिलाकर चली गई तो वही दादाजी उसे देखने लगे। वो उसका चेहरा देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन है। उन्होंने आतिश से कहा, तुम कौन हो। दादाजी की बात सुन आतिश ने उनके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर कहा, चांदनी रानावत का बेटा।
आतिश की बात सुन दादाजी के चेहरे पर डर और बेचैनी के भाव उभर आए। उनकी आंखों में हैरानी से ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। दादाजी ने धीरे से कहा, आतिश तुम। उन्हें लगा नहीं था कि कभी ऐसे अचानक आतिश से उनकी मुलाकात होगी। कोई बरसों पुराना डर था जो आतिश को देखकर दोबारा जिंदा हो चुका था। उनका डर देख आतिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उनकी तरफ झुकते हुए कुर्सी के दोनों हैंड रेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए बोला, दर्द हो रहा है अपना टूटा हुआ घर देखकर महेंद्र प्रताप। आतिश की बात दादाजी ने आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, तुम ये सब तुमने किया है? आतिश खामोश होकर पीछे हट गया। उसकी खामोशी ये जाहिर कर रही थी कि उसका जवाब हाँ था। दादाजी ने आतिश को देखकर गुस्से और परेशानी से कहा, समर जय तुमसे कितना प्यार करता है और तुमने ये किया। उसके साथ ये भी भूल गए कि जिससे शादी की है उसका बाप है समर जय। तुम इंसान हो या शैतान? आतिश रानावत जो तुमसे प्यार करते हैं तुमने उन्हें भी तोड़ दिया। रूही ने क्या किया था तुम्हारे साथ? उसे क्यों बेवजह इन सब में घसीटा? आतिश ने उनकी बात सुनकर आराम से कहा, मेरी मर्जी। आतिश की बात सुनकर दादाजी को बड़ी तेज गुस्सा आया। पहले ही वो गहरे दर्द से घिरे थे और अब उन्हें पता चला रहा था कि ये सब आतिश का किया धरा था। उन्होंने कहा, वो तुम्हारी बीबी है आतिश, उसका जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? आतिश ने उनके सामने चेयर पर बैठते हुए उन्हें अपनी सुनहरी सर्द आंखों से देखते हुए कहा, वो मेरी बीबी है, उसे संभालना जानता हूं। तुम अपने बेटे का सोचो, उसका क्या करूंगा मैं? आतिश की बात सुनकर दादाजी उसे देखने लगे। गुस्से के साथ डर बेबसी ने उनके जहन में अपनी जगह बना ली। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, आतिश उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारी मां को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं रोक लेता। मैं नफरत जरूर करता था लेकिन चांदनी को मारने का ख्याल कभी नहीं लाया। दादाजी की बात सुनकर आतिश ने सर्द लहजे में कहा, तो तुमने कुछ नहीं किया? दादाजी ने अपनी आंखें भींच ली। वो उसके कहने का मतलब समझ गए थे। उन्होंने आतिश को देखा और कहा, दुश्मन थे हम और दुश्मनी में इतना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं स्पेड को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए चांदनी को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए। काली दुनिया में जिंदा रहने का यही तरीका है आतिश, खुद को आबाद करने के लिए दूसरों को बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन यकीन करो कभी भी उसकी जान से खिलवाड़ नहीं किया। तुम अब मेरे परिवार को बख्श दो, उन्हें छोड़ दो। उनकी बात सुनकर आतिश ने गहरी आवाज में कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। दादाजी ने बेबसी से आतिश को देखते हुए कहा, चाहते क्या हो तुम? दादाजी की बात सुनकर आतिश के होठों पर एक छोटी सी हंसी आ गई। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अपने बेटे के बारे में सुन दादाजी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उनका दूसरा बेटा समय प्रताप सिंह, अगर ये शख्स नहीं होता तो शायद समर जय प्रताप और इरा की शादी हो चुकी होती। दादाजी भी उसे अपना लेते, मगर दादाजी के दिल में गलतफहमी का बीज समय प्रताप सिंह ने ही बोया था। लेकिन चांदनी की मौत के साथ उसका क्या कनेक्शन था, ये सिर्फ दादाजी और आतिश ही जानते थे। दादाजी समय प्रताप सिंह को इतने सालों से आतिश से ही बचा रहे थे। आतिश की वजह से उन्होंने उसे इतनी दूर भेजा था। दादाजी उससे नजरें चुराते हुए बोले, मुझे नहीं पता। आतिश ने दादाजी की बात सुनकर कहा, मुझे सवाल दोहराने की आदत नहीं है, अगर कोई एक बार में जवाब नहीं देता तो जानते हो मैं क्या करता हूँ। दादाजी ने आतिश को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अब क्या करने वाले हो तुम? आतिश ने दादाजी को अपनी सुनहरी चमकती आंखों से देखते हुए अपनी गर्दन को टेढ़ा करके आराम से मगर सर्द लहजे में कहा, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, गाड़ी संभाला कर चलानी चाहिए, क्यों है ना? दादाजी घबराहट से अपना थूक गटकते हुए उसे देख रहे थे। आतिश की बातों का मतलब वो समझे नहीं थे, मगर उसके लहजे में छुपी बनिंग को वो जानकर भी जान नहीं पा रहे थे। आतिश कुछ तो करने वाला था और कहीं ना कहीं उसकी ये बातें समर जय से जुड़ी थी, ये वो जान चुके थे। उन्होंने आतिश से कहा, आतिश तुम समर जय के साथ कुछ नहीं करोगे? वो मामा है तुम्हारा, तुमसे कितना प्यार करता है। उनकी बात सुनकर आतिश ने लापरवाही से कहा, तो? दादाजी ने बेबस होकर कहा, आतिश मुझे सच में नहीं पता कि समय कहाँ है। आतिश ने चेयर से उठकर कहा, हमारी दूसरी मुलाकात मैं नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो उनके कमरे से बाहर आ गया। दादाजी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। वो आतिश की कही बातों पर गौर करने लगे। आतिश के आने के 5 मिनट बाद उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उन्होंने कॉल उठा लिया। उधर से भीमदेव की आवाज़ थी, बड़े राजा साहब का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। दादाजी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। इधर आतिश महल से बाहर आ गया। रूही पहले ही कार में बैठ चुकी थी। आतिश भी कार में बैठ गया। उसके बैठते ही कार आगे बढ़ गई। वो सारी कार एयरपोर्ट पर आकर रुक गई। इधर शैली जी दादाजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ आ गए जहां अरशद मौजूद था। एक्सीडेंट उसके सामने ही हुआ था। समर जय जिंदा थे, क्योंकि ये एक्सीडेंट उन्हें मारने के लिए कभी था ही नहीं। दादाजी वही एक चेयर पर बैठ गए। बस एक दिन में सब कुछ बदल गया। आतिश तूफान की तरह आया और सबको अपने आग के तूफान में झुलसा कर चला गया। अनंत, मिहिर और राज भी वहां मौजूद थे। शाम का वक्त, राजस्थान। शाम के वक्त ही रुद्री, नैना, मिहिर, अनंत और राज सभी प्रयाग से राजस्थान वापस आए थे। हालांकि वो अरशद को अकेले छोड़कर आना नहीं चाहते थे, मगर अरशद ने ही उन्हें जाने को कह दिया था। निर्वाणा पैलेस।
रूही जरियल और लियोना के साथ मौजूद थी। वो गार्डन में बैठी थी और आतिश अपने काम से बाहर गया था। वो अभी 1 घंटे पहले ही गया था, वरना पूरा दिन आज वो रूही के साथ ही था। रूही के आसपास जेरियल और लियोना बैठे थे और उनके चारों बच्चे रूही के आसपास खेल रहे थे। रूही भी उन सभी के साथ खुश थी। प्रयाग की सारी बातें वो प्रयाग में ही छोड़ चुकी थी। वो उन बच्चों के साथ बिजी हो चुकी थी, इसलिए उसे अभी न तो समर जय याद थे और न ही प्रयाग में हुई कोई बात याद थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सब भूल गई थी। इतना बड़ा सच जो उसे पता चला था उसे भूलना आसान कहा था। बस उन सभी बातों पर अभी के कुछ पल हावी हो चुके थे और ये उसका घर था जहां वो सारी परेशानियां भूल जाती थी और सुकून से रहती थी। अभी भी उसे एक ऐसे ही सुकून ने घेरा हुआ था। वो निर्वाणा में हो तो उसे ऐसा लगता था कि वो किसी सुरक्षित जगह पर थी। कहीं न कहीं ये आतिश की वजह से ही था। आतिश ने दादाजी से कहा था कि वो रूही को संभाल लेगा और उसने वाकई उसे संभाल लिया था। सुबह से शांत बैठी रूही के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। उसे अब तक ये नहीं पता चला था कि समर जय का एक्सीडेंट हो चुका था, जो कि खुद आतिश ने ही करवाया था, और न ही उसे ये बात फिलहाल पता चलने वाली थी। आतिश ने रूही को सच पता चलने दिया। उसकी वजह वो नहीं थी जो दादाजी को लगती थी। उन्हें लगता था कि आतिश ने रूही को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन असल में ये इल्जाम झूठ थे, क्योंकि अगर उसे रूही का इस्तेमाल करना होता तो वो अब तक वो फॉर्मूला जिसे वो ढूंढ रहा था वो आतिश के पास होता। हाँ, आतिश अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह करता था, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझता। उसके लिए तो सब एक कठपुतली थी जिसे वो अपने इशारे पर नाचता और जब काम निकल जाता तो उसे किसी कोने में फेंक देता था। आतिश के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी, मगर रूही वो आतिश की दुनिया में वाहिद ऐसी शख्स थी जिसे आतिश इंसान समझता था, जिसकी फीलिंग्स आतिश को समझ आती थी, जिसके दर्द से आतिश को फर्क पड़ता था। हाँ, प्यार का तो आतिश नहीं जानता, मगर रूही की अहमियत उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा थी। यूं ही नहीं, उसने इतने साल इंतजार किया था रूही का फ़ायदा न तो वो उठाएगा और न ही किसी को उठाने देगा। उसकी जिम्मेदारी थी रूही को सच तक ले जाना। जो वो कर चुका था, अब उन्हें माफ़ करना न करना रूही के ऊपर था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कहानी के आगे क्या होगा, किरदारों की किस्मत क्या मोड़ लेगी और सच्चाई सामने आएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनों के साथ कहानी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस कहानी के ज्यादा एपिसोड सुनने हैं तो आप हमारी टेलीग्राम पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए।